10 नवंबर 2025 दिल्ली। एक ऐसी शाम जिसे दिल्ली शायद ही कभी भूल पाएगी। चांदनी चौक की गलियों में हमेशा की तरह रौनक थी। लोग लाल किला मेट्रो स्टेशन से निकलकर अपने घरों की तरफ जा रहे थे और तभी शाम के ठीक 6:50 पर एक जोरदार धमाके ने सब कुछ बदल दिया। आज हम इसी घटना की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। जो भी जानकारी हमारे पास है उसके जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि उस शाम असल में हुआ क्या था और इसके पीछे की कहानी क्या है। और ये कहानी कई परतों में है। आज की बातचीत में हम सिर्फ क्या हुआ पर ही नहीं रुकेंगे, बल्कि कुछ गहरे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, जैसे जिस जगह को चुना गया वो क्या कहती है, जांच में जो सुराग मिले हैं वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं, और सबसे जरूरी, इस एक घटना का असर देश की सुरक्षा और हमारे समाज पर कितना गहरा पड़ा। ये सिर्फ एक धमाके का विश्लेषण नहीं है, ये उसके पीछे छिपे पैटर्न को समझने की कोशिश है। बिल्कुल। तो चलिए उस शाम के मंजर से शुरू करते हैं। लाल किला मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1, ये वो इलाका है जो दिन भर सब्जी मंडी और चांदनी चौक की भीड़ से गुलजार रहता है। और धमाके का केंद्र थी एक हुंडई i20 कार। ये अपने आप में एक कहानी कहती है। एक आम सी दिखने वाली गाड़ी जिस पे शायद किसी की नजर भी ना जाए, और उसी के अंदर इतनी तबाही छिपी हुई थी। धमाका इतना जबरदस्त था कि उस i20 के साथ साथ आसपास खड़ी 6 और गाड़ियां और 3 ऑटो रिक्शा भी, हाँ, सबके सब आग के गोले में तब्दील हो गए। सही। और जगह का चुनाव देखिए, ये कोई गलती से नहीं चुना गया। लाल किला भारत की पहचान है, उसका इतिहास है, और चांदनी चौक दिल्ली का धड़कता हुआ दिल। शाम का वक्त जब भीड़ सबसे ज्यादा होती है, ये सिर्फ ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की रणनीति नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक हमला भी है। बिल्कुल। जब लोग अपने रोजमर्रा के कामों में, जैसे बाजार जाना या दफ्तर से लौटना, उसमें भी खुद को असुरक्षित महसूस करने लगे, तो आतंकवाद का असल मकसद पूरा होता है, समाज के ताने बाने में डर घोलना। मतलब ये कि हमला सिर्फ शरीर पर नहीं बल्कि शहर की आत्मा पर किया गया था, उस भरोसे पर किया गया था जिसके दम पर हम भीड़ में बेफिक्र होकर चलते हैं। बिल्कुल, यही मकसद सिर्फ जान लेना नहीं, बल्कि जीने का तरीका बदलना होता है। दहशत पैदा करना ही असली हथियार है। एक पल में वो पूरा इलाका आग और धुएं में बदल गया। ऐसे में सबसे पहला सवाल यही उठता है कि इस तबाही से निपटा कैसे गया। मौके पर कौन पहुंचा? जो जानकारी मिली है उसमें जो तस्वीरें बताई गई हैं वो दिल दहलाने वाली हैं। सड़क पर बिखरे इंसानी अंग, चीख पुकार और चारों तरफ फैली दहशत। ऐसे हालात में किसी भी शहर का पूरा सिस्टम एक इम्तिहान में होता है। जानकारी के मुताबिक लोकल पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तो फौरन पहुंची, लेकिन उनके साथ साथ NSG यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की कमांडो टीमों का भी मौके पर पहुंचना एक बहुत बड़ा संकेत था। अच्छा, ये क्या संकेत था? कि ये कोई आम हादसा या गैंगवॉर नहीं है, एक आतंकवादी हमले के तौर पर देखा जा रहा था। जब ऐसी कोई घटना होती है तो जांच के लिए शुरुआती 1 घंटा, जिसे गोल्डन आवर कहते हैं, वो सबसे कीमती होता है। NSG का एक काम ये भी होता है कि वो दूसरे किसी संभावित बम को ढूंढकर डिफ्यूज करे और पूरे इलाके को सुरक्षित करे, ताकि फोरेंसिक टीम अपना काम शुरू कर सके। और घायलों को दिल्ली के 2 सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों LNJP और एम्स में पहुंचाया गया। पूरे इलाके को सील कर दिया गया। ये तो हुई फौरन की गई कार्रवाई की बात, लेकिन असली कहानी तो इसके बाद शुरू होती है जब जांच की परतें खुलना शुरू हुई। और जांच का पहला सुराग मिला फोरेंसिक रिपोर्ट से। पता चला कि ये कोई RDX या कोई दूसरा मिलिट्री ग्रेड विस्फोटक नहीं था। इसमें इस्तेमाल हुआ था अमोनियम नाइट्रेट युक्त ईंधन। अमोनियम नाइट्रेट, ये तो खेती में इस्तेमाल होने वाली खाद में भी होता है ना? तो क्या इसका मतलब ये है कि ये बम कहीं भी किसी छोटी मोटी लैब में भी तैयार किया जा सकता था? ये तो और भी ज्यादा डरावनी बात है। हाँ, ये इसे और ज्यादा खतरनाक बना देता है, क्योंकि इसे हासिल करना और बनाना वो पारंपरिक विस्फोटकों के मुकाबले आसान है, लेकिन इसे एक शक्तिशाली बम में बदलने के लिए तकनीकी जानकारी की जरूरत होती है। ये किसी नौसिखिए का काम नहीं लगता। ये दिखाता है कि इसे बनाने वाले साधन संपन्न थे और उन्होंने पूरी तैयारी की थी। और जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, मामला राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA को सौंप दिया गया। और यहीं पर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ। इस धमाके के तार फरीदाबाद में कुछ समय पहले पकड़े गए 3000 किलो विस्फोटकों के एक जखीरे से जुड़े। 3000 किलो। अब इस जानकारी को पिछले सुराग के साथ जोड़कर देखिए।
एक तरफ अमोनियम नाइट्रेट जैसा आसानी से उपलब्ध होने वाला विस्फोटक और दूसरी तरफ 3000 किलो का जखीरा। ये एक बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन है। ये बताता है कि ये कोई एक दो लोगों का छोटा सा गुट नहीं, बल्कि एक बड़ा और संगठित नेटवर्क है, और इसकी योजनाएं बहुत बड़ी और विनाशकारी थीं। एक मिनट, अगर फरीदाबाद में 3000 किलो विस्फोटक पकड़ा गया तो इसका मतलब है कि एजेंसियों को इस नेटवर्क की भनक तो थी, उनकी एक बड़ी कोशिश को नाकाम भी किया गया था। तो फिर दिल्ली में यह हमला कैसे हो गया? और यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी के केंद्र में है। ये इंटेलिजेंस की सफलता और विफलता के बीच की एक बहुत बारीक रेखा को दिखाता है। हो सकता है कि एजेंसियों ने एक हिस्सा तो पकड़ लिया, लेकिन नेटवर्क के कुछ लोग या कुछ और विस्फोटक उनकी पकड़ से बाहर रह गए। अक्सर जब एक बड़ी खेप पकड़ी जाती है तो नेटवर्क के बाकी लोग या तो अंडरग्राउंड हो जाते हैं या फिर बौखलाहट में बचे खुचे संसाधनों से ही कोई हमला करने की कोशिश करते हैं। और इस मामले में शायद यही हुआ। अब आते हैं उन चेहरों पर जो इस नेटवर्क का हिस्सा माने जा रहे हैं। जांच में जो नाम सामने आए वो चौंकाने वाले हैं। मुख्य संदिग्ध है डॉक्टर उमर मोहम्मद, जो उसी i20 कार को चला रहा था, और उसके साथ दो और नाम हैं, डॉक्टर मुजम्मिल शकील और डॉक्टर आदिल राठौर। तीनों के नाम के साथ डॉक्टर लगा है। एक मिनट के लिए सोचिए, डॉक्टर जिनका काम है जिंदगी बचाना, और वो जिंदगी लेने की साजिश रच रहे हैं। ये विरोधाभास ही इस घटना का सबसे परेशान करने वाला पहलू है। ये आतंकवाद के उस बदलते चेहरे को दिखाता है जिसके बारे में हम सुनते तो हैं, लेकिन जब वो ऐसे सामने आता है तो यकीन करना मुश्किल होता है। ये उस पुरानी धारणा को भी तोड़ता है कि आतंकवाद में सिर्फ अशिक्षित या गुमराह युवा शामिल होते हैं। यहाँ तो पढ़े लिखे, समाज में सम्मानित पेशे वाले लोग हैं। ऐसा क्यों? इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? इसकी कई जटिल वजहें हो सकती हैं। कभी-कभी ये ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन का नतीजा होता है, जहां इंटरनेट पर मौजूद प्रोपेगेंडा पढ़े लिखे लोगों को भी अपनी चपेट में ले लेता है। कई बार ये किसी व्यक्तिगत अन्याय की भावना या किसी वैश्विक घटना के प्रति गुस्से से भी शुरू हो सकता है। वजह जो भी हो, ये सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि ऐसे लोगों पर शक करना मुश्किल होता है। वो समाज में आसानी से घुल मिलकर रहते हैं। जाहिर है इस हमले ने पूरे देश को हिला दिया। प्रधानमंत्री ने इसे एक साजिश कहा और गृह मंत्री ने जांच में तेजी लाने के निर्देश दिए। दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया और लाल किले को 3 दिनों के लिए बंद कर दिया गया। इसे पिछले 13 सालों में दिल्ली पर हुआ सबसे बड़ा आतंकी हमला बताया जा रहा है। और यहाँ हमले के प्रतीकात्मक पर बात करना बहुत जरूरी है। लाल किले को निशाना बनाना सिर्फ एक इमारत पर हमला नहीं है, यह देश के आत्मा पर चोट करने की कोशिश है। ये वो जगह है जो भारत की आज़ादी, उसके गणतंत्र बनने और उसकी संप्रभुता का प्रतीक है। इस जगह को चुनकर हमलावर पूरी दुनिया को एक संदेश देना चाहते हैं। स्रोत में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। इसी नेटवर्क ने 26 जनवरी और दिवाली जैसे मौकों पर भी हमलों की योजना बनाई थी, जिसे एजेंसियों ने पहले ही नाकाम कर दिया था। और ये जानकारी फिर से हमें उसी सवाल पर ले आती है। एक तरफ एजेंसियां 26 जनवरी और दिवाली जैसे हाई प्रोफाइल दिनों पर हमलों को रोक पाने में सफल रहीं, जो उनकी काबिलियत दिखाता है। लेकिन दूसरी तरफ वही नेटवर्क एक आम दिन पर हमला करने में कामयाब हो गया। ये दिखाता है कि ये आतंकी भी अपनी रणनीति बदल रहे हैं। जब उन्हें पता चलता है कि त्योहारों पर सुरक्षा कड़ी होती है, तो वो एक सामान्य दिन चुनते हैं जब कोई सतर्क नहीं होता। तो अगर हम इन सारी कड़ियों को जोड़ें तो एक तस्वीर उभरती है, एक बहुत ही सोचा समझा हमला। जगह ऐसी चुनी गई जिसका ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक महत्व हो। विस्फोटक ऐसा इस्तेमाल हुआ जो आसानी से मिल जाए, और हमलावर ऐसे लोग थे जिन पर कोई आसानी से शक न करे। बिल्कुल। निष्कर्ष यही है कि जांच अभी लंबी चलेगी और इस नेटवर्क के बारे में शायद और भी खुलासे होंगे। ये घटना हमें याद दिलाती है कि आतंकवाद का खतरा कितना वास्तविक और कितना अप्रत्याशित हो सकता है। ऐसे समय में अफवाहों से बचना और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करना समाज के तौर पर हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। तो हमने देखा कि ये हमला एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा था, जिसके कुछ मंसूबों को पहले नाकाम किया गया था। और यहीं पर एक गहरा सवाल छिपा है जिसे हमें सोचना चाहिए। और वो सवाल ये है, हमारी सुरक्षा एजेंसियां एक ही नेटवर्क के कुछ हमलों को रोकने में कामयाब हो जाती हैं, लेकिन कुछ को नहीं रोक पाती।
ये खुफिया जानकारी इकट्ठा करने की प्रक्रिया के बारे में क्या बताता है? ये सफलता और विफलता के बीच के उस जटिल संतुलन को दिखाता है, जहाँ हजारों सुरागों के बीच उस एक सही जानकारी को पकड़ना और उस पर सही समय पर कार्यवाही करना ही सब कुछ तय करता है। ये हमें याद दिलाता है कि सुरक्षा की लड़ाई कभी खत्म नहीं होती, ये हर रोज हर घंटे लड़ी जाती है। तो आज की इस पूरी चर्चा में हमने कई अलग-अलग लेकिन बहुत अहम विषयों को छुआ। तो इसी सवाल के साथ आज की चर्चा समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ और नई जानकारियों और विश्लेषण के साथ।